हेलो एवरीवन, हम लोग अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे हम लोग कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, इंसेंटिवाइज करने का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ावा देना या फिर पीछे खींच लेना किसी चीज को? बढ़ावा देना। मिसबा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करते हुए ये टर्म पक्का देखा होगा, प्रीलिम्स में आ चुका है, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करो, है ना। अब ये चीज ना काफी एक जर्नल सी चीज होती है शरिया, ठीक है। इसके बारे में हमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई कंसेप्ट है या इसके बारे में अगर जान लोगे तभी कोई क्वेश्चन बन पाएगा। हमें, मैंने बोला ना, हमें जब भी कोई टर्म पता नहीं होती मयूर पेपर के अंदर, तो हमें शब्दों को बस आशा में तोड़ना होता है और कुछ नहीं करना होता। आंसर अगर उसके बाद मिल रहा है ठीक है, अगर दो स्टेटमेंट में फंस रहे हो तो अब दोस्तों देखो पेपर ऐसा आ गया कि आप फिर अब उस क्वेश्चन को अभी के लिए फिर छोड़ दो। अगर पहले पूरा पेपर कर लो, कॉन्फिडेंस देख लो अपना कि 50, 55, 65 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं, उसके बाद ये टू स्टेटमेंट्स वाले जिनमें डाउट है फिर इनको छूना। लेकिन अभी जिस हिसाब से पेपर आ रहा है टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। 88, 90 इतनी तो कट ऑफ जा रही है, 50 क्वेश्चन भी पूरे नहीं करने अच्छे से। उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो भी क्लाइमेट चेंज रिजीम मतलब जो आजकल जो पूरा का पूरा एरा चल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, अब क्या है उसकी वजह से कार्बन एमिशन रिडक्शन एक्टिविटीज जो हैं दे डू ह्यूज बिजनेसेस। अभी बताता हूं उसके बारे में। लेकिन जो एग्रीकल्चर है ना, इट हैज बीन केप्ट आउट ऑफ द फॉर्मल कार्बन मार्केट, जिसकी वर्थ लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर हो सकती है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको भनक भी नहीं लगी होगी कि ये चीज है क्या। देखो यहां पर देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। हिमालयन स्टेट्स के बारे में याद है, मैंने बताया था अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको। अब क्या है, यहां पर कुछ जो किसान है ना, सबसे पहले इसी कंसेप्ट के ऊपर आ जाओ, वो आज भी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं ट्रेडिशनल तरीकों से। अगर वो ट्रेडिशनल तरीकों से करते हैं तो क्या हम ये मान लें कि वो नेचर के सबसे अच्छे दोस्त हैं? वो कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, वीडिसाइड्स केमिकल्स यूज नहीं कर रहे, उन्होंने हिमालयन स्टेट्स में जो फॉरेस्ट कवर है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको अभी तक कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। चाहते तो वहां पे वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को साफ करके अपनी डेवलपमेंट, अपनी वेलबींग को इंश्योर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा है। लेकिन जो हमें उनको पेमेंट देनी चाहिए थी अपनी, जो उन्होंने इकोलॉजिकल सर्विसेज में जो कंट्रीब्यूट करा है, इकोसिस्टम में जो कंट्रीब्यूट करा है, हमने पढ़ा था ना, रेयरली इस बात को सरकारों ने कंसिडर करा है, रेयरली। जबकि फाइनेंस कमीशन जैसी कमीशन ने बोला मयूर रिकमेंडेशन में कि उनको अपना शेयर दो, लेकिन फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कान बिल्कुल बहरे हो गए इस बात को सुनकर, इस रिकमेंडेशन को सुनकर, है ना। अब आओ पहले वाले पॉइंट पर। यह पॉइंट ये कह रहा है हरनीत, श्रेया, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एक अच्छी बात तो है नहीं। बड़ी सारी कंट्रीज मुशक्कत करेंगी, मेहनत करेंगी कि कैसे ना कैसे करके हमें ग्लोबल कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है। अब कार्बन एमिशन जितना भी पर्यावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर जितना भी हो चुका है कुणाल, उसको रिड्यूस करने के लिए बड़ी सारी कंट्रीज और उन कंट्रीज में बड़ी सारी कंपनीज इन्वेंशंस करती हैं, इनोवेशन करती हैं, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करती हैं, मशीन्स को इन्वेंट करती है कि कैसे ना कैसे करके हम लोग कुछ भी साम दाम दंड भेद को अपनाकर उन कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करें पर्यावरण से। बिल्कुल ठीक है। यह प्रक्रिया होगी कैसे, अभी समझाता हूं। सरकारें जो हैं वो ये देखेंगी या देख रही हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है, इन सारी हरकतों की वजह से लोग जो विभिन्न कंट्रीज में हैं उनकी हेल्थ सफर कर रही है।
जब हेल्थ सफर कर रही है तो लोग जो हैं, आशमा याद है इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैं आपको, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का यह मतलब होता है श्रेया, हरनीत, कि इंसान इतना इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिव कैपिटल होता है कि अगर वो इकोनॉमी में हेल्दी ना हो ना, तो वो इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ वगैरह या कंट्री की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। उसका हेल्दी माइंडसेट नहीं रहेगा। यूथ में जितनी एनर्जी होनी चाहिए, यूथ अगर वो ना भी है, जितना भी वो जिस भी सेक्टर में काम कर रहा है उतना वो कर ही नहीं पाएगा। और बूंद बूंद से सागर बनता है, एक एक परसेंट के कंट्रीब्यूशन से इकोनॉमी का पहिया जो है, जो ग्रोथ का इंजन है, वो घूमता है। एग्री करते हो हरनीत, शिरा? जो सरकार है वो फिर इन सब दुष्परिणामों के लिए एक बार के लिए कंसर्न होंगी। वो देखेंगी लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। अब सरकार तो हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए तो होती है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती नहीं है। और सरकार जो होती है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर होता है, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? इट डज नॉट टॉक अबाउट इन्वेंशन एंड इनोवेशन। राइट श्रेया? वो काम तो प्राइवेट सेक्टर का होता है। लेकिन सरकार की एक बात अच्छी होती है कि इन्वेंशन इनोवेशन भले ही ना कर सके, लेकिन सोशल वेलफेयर के बारे में पूरा पूरा सोचती है, मयूर, है ना? लेकिन वहीं पर प्राइवेट सेक्टर पूरा पूरा इन्वेंशन इनोवेशन के बारे में तो सोच देगी, लेकिन इट इज ओनली कंसर्न अबाउट प्रॉफिट मेकिंग, नॉट अबाउट पीपल्स वेलफेयर। एग्री करते हो हरनीत? सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचेगा प्राइवेट सेक्टर। अब जब से ये क्लाइमेट चेंज होने लगा है, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है, जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो प्रदूषित होने लगा है, उसके अंदर बड़े सारे पॉल्यूटेंट जो हैं वो एंटर कर गए हैं, कार्बन सूट के पार्टिकल्स एंटर कर गए हैं, इतनी सारी गैसेस एंटर कर गई हैं। जैसे पराली का धुआं ही दिवाली के टाइम पर जब ट्रैप हो जाता है दिल्ली में वो धुआं, तो आशिमा अखबार जो है, टीवी जो है, वो ये कहने लगते हैं कि दिल्ली का आदमी उन दिनों 20-20, 30-30, 50-50 सिगरेट पीने के बराबर धुआं कंज्यूम कर रहा है, उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं। राइट? अब इन सब चीजों की वजह से श्रेया, क्या आपको नहीं लगता सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच करेगी कि हमारी मदद करो, कुछ एयर प्योरीफायर, कोई भी ऐसी चीजें इंस्टॉल करवाओ जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इन सब चीजों से बच सकें? अब जो अमीर घराने के लोग होते हैं मयूर, तो वो तो ये बजाज का, फिलिप्स का एयर प्योरीफायर आता है, वो तो कमरों कमरों में भी रख लेते हैं। कुछ जो सस्ते बजट वाले पीजी वाले लोग होते हैं वो इंडोर प्लांट्स रख लेते हैं। लेकिन फिर भी सरकार जो है, अगर हम लोग यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स की बात ना करके मैक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट्स की बात करें, यानी कि पूरी कंट्री को एक चील की निगाह से मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से देखें, तो हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू डैट सरकारें जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच करेंगी कि आप जो है इस कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ इन्वेंशन और इनोवेशन लेकर आओ, पैसा खर्च करने को हम तैयार हैं। क्या हम ये कह सकते हैं, जब प्राइवेट सेक्टर जो है ये जो कार्बन एमिशन जो दुनिया में हुआ है, इसके लिए जो भी सॉल्यूशन देगा, वो उनका बिजनेस फलेगा फूलेगा, करोड़ों लाखों अरबों कमाएंगे वो इससे? अब लाइन समझ में आई है पहली वाली, ये किससे स्टार्ट कर रहा था कहानी? इसलिए आशिमा में पहली लाइन को एक्सप्लेन चाहकर भी नहीं कर सका, लेकिन कहानी अभी तक यहां पर खत्म नहीं हुई, अभी तो ये सिर्फ टीजर है। दूसरी लाइन को जानते हैं और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। देखो, जो एग्रीकल्चर है ना, वो फॉर्मल कार्बन मार्केट से बाहर रखा गया है, जिसकी वर्थ लगभग $100 बिलियन है। यानी कि अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सही तरीके से करी जाए, आई रिपीट, वो सही तरीके से करी जाए, तो खेती बाड़ी की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो कार्बन एमिशन जितना भी हुआ है, या यहां पर तो सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन इकोसिस्टम को अगर हम लोग इंटैक्ट रखें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कार्बन एमिशन जितना भी हुआ है उसमें रिडक्शन आ सकती है ग्लोबली? क्योंकि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में मदद करते हैं ये पेड़ पौधे। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब उस करते हैं। अब उसी के लिए तीसरे पॉइंट पर आ जाओ। यहां पर तारीफ करी जा रही है हिमालयन स्टेट्स में जो फार्मर्स हैं, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तो अपने पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है, जो डेवलपमेंट है, उसको तो कुर्बान कर दिया पर्यावरण को बचाने के लिए। तो जब सरकारें
करोड़ों अरबों रुपए आशिमा इन कार्बन एमिशन रिडक्शन करने के लिए इन कंपनीज में खर्च कर सकती हैं, तो इनको रेयरली ही क्यों कंसिडर करा गया है? इन फार्मर्स को इनको क्यों नहीं पेमेंट मिलती है इनकी इकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए? ये अगर वहां पर हिमालयन स्टेट्स में डेवलपमेंट करना शुरू हो जाए ना, तो लंका लग जाएगी देश की डेवलपमेंट की इन द सेंस देश की डेवलपमेंट आ तो जाएगी, लेकिन वो डेवलपमेंट होकर भी डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में होगी, ना कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में। एंड हरनी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है कि देश में हाईवे वगैरह ये सब तो बहुत बन गए, ये तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन देश का पर्सन कितना हेल्थी है, वो इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी जनरेट करता है, वो बीमार तो नहीं पड़ता, वो जो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उसमें एक एक बूंद बूंद जैसे सागर बनाती है, तो क्या उसमें एक परसेंट कंट्रीब्यूशन है क्या उस पर्सन का? तो ये कंसेप्ट सिर्फ इतना बताता है कि जो फार्मर्स ट्रेडिशनल वे से अच्छी तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं और उनके फार्मिंग करने की वजह से किसी भी तरीके से जो जलवायु है, वातावरण है, इकोसिस्टम है, वो प्रदूषित नहीं हुआ है, तो उनको हमें उनकी इकोलॉजिकल सर्विसेज के लिए रिवॉर्ड देना चाहिए। अब समझ में आया क्या? समझ में आया? ये इंसेंटिवाइजिंग करने का मतलब क्या है? मैंने इसलिए बोला ना, आपसे पूछा शुरू में ही, प्रमोट करना या फिर किसी चीज को खींचना, प्रमोट करना। क्या श्रेया हम ये कह सकते, एक सेकंड, क्या हम मयूर ये श्रेया ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें भी वैसी जो प्रीवियस लेक्चर हमने खत्म करा उसी से रिलेटेड है सब कुछ? हिमालयन स्टेट्स की बात हो रही है यहां पर, और क्या ये चीज पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज का ही पार्ट है ये? बिल्कुल। अब बताओ मयूर क्या बोल रहे थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, ये सरकार की नज़रों में देखो खेती बाड़ी होती है, ये नहीं होता कि एक इंडिविजुअल फार्मर प्रैक्टिस का कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, खेती बाड़ी पे सरकार का ध्यान इसलिए होता है, उसको हालांकि वो प्राइवेट लैंड तो होता है, लेकिन सरकार को ये लगता है भाई प्राइवेट लैंड का जो है, प्राइवेट लैंड पे जिस पे खेती बाड़ी हो रही है, कुछ लोग उसकी लंका ना लगा दें अल्टीमेटली, तो फिर फूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पूरे देश को प्रभावित करेंगी। फिर सारे फार्मर्स हैं, उन्होंने अपने खेतों को आग लगा दिया कि हम तो भाई इस पे कोठी बनाएंगे, वो बनाएंगे, है ना, बिजनेस करेंगे, वो करेंगे, तो देश के पास खाने को क्या बचेगा? ये भी तो बात है। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? मिसबा? हाँ, सेकंड पॉइंट ये है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, अभी समझ में देखो, इसलिए यहां पर भी नहीं आएगा, ये क्लैरिटी में नहीं दे रखा है, इसके बारे में आगे डिस्कशन होगी हमारे, एज वेल एज नितिन सिंघानिया के अंदर भी होगी इसके बारे में डिस्कशन। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, पहली लाइन को पढ़ते हैं। जब भी क्लाइमेट चेंज रिजीम, इसका मतलब ये है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे श्रेया जब भी बात होगी ना, इस लाइन का ये मतलब, इन तीन शब्दों का मतलब है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे बात हो रही है अखबारों में, न्यूज में, ठीक है, ये आज की 21st सेंचुरी की वास्तविकता बन चुकी है, रियलिटी बन चुका है ये टॉपिक। यहां पर कार्बन एमिशन रिडक्शन एक्टिविटीज जो हैं, कोई भी एक्टिविटी, अभी एक्टिविटी कौन करता है? सरकार करे, प्राइवेट बॉडीज करें, इससे वो अपना ह्यूज बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं श्रेया, मान लो कि आप और मैं सुबह ना पार्क जाते हैं, ठीक है, और हमने देखा, दिल्ली में ही है हम दोनों, या गुरुग्राम में है, कहीं पर भी हैं, और हम दोनों मतलब पार्क जाते हैं सुबह सुबह। हम लोग बहुत टाइम से ये देख रहे हैं कि पार्क में ना जो लोग हैं वो योगा और एक्सरसाइज कुछ आजकल इस तरीके की करने लगे हैं कि जिससे उनके लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, उनकी खांसी जो है वो रुके, और लोग बेसिकली अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अब हमने क्या देखा कि यार ये चीज अच्छी है, हमने एक कमरा खरीदा रेंट पे श्रेया, वहां पे लगवाए फिलिप्स के एयर प्योरीफायर बहुत सारे, और लोगों को अंदर घुस के इतनी फ्रेश हवा फील हुई, और हमने वहां पर बना दिया एक योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सेंटर जो बुजुर्गों के लिए, 100 रुपीज पर आवर। मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन एमिशन हुआ है, सिर्फ इसी की वजह से हम ये 100 रुपए प्रति घंटे का बिजनेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बताओ मेरे एग्जांपल में जो मैंने दिया। अब क्लैरिटी मिली? मयूर समझ में आया मैंने क्या बोला? और ये चीज ऐसी है ना, देखो
आशमा, जो भी चीजें नई वास्तविकता बन जाती है वो उस टाइम की वो नीड, मतलब वो बन जाती है, डिमांड बन जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रियलिस्टिक एग्जांपल। कोविड के टाइम पर इंजेक्शंस जो हैं ये फ्री लगे हैं सबको, दवाइयां फ्री दी है ना सरकार ने, है ना। लेकिन फिर भी जो लोग डरे हुए थे और जल्दबाजी में थे, उन्होंने तो 1500 2,000 5,000 रुपए देकर इंजेक्शन भी लगवाए हैं। ये भी रिपोर्ट है मयूर। जिनको नहीं लगना, अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए और जो डरे हुए हैं आसपास के लोगों को मरते हुए देखते हुए, तो उन्होंने तो पैसे दे देकर भी लगवाए हैं कोवैक्सीन और जो भी है स्पुतनिक, जो भी है, मतलब लगे हैं, पैसे दे देकर भी लगवाए हैं लोगों ने। अब जो चीज क्या होती है, श्रेया लंका लगा रही होती है ना जिस टाइम पर, तो लोग ना उससे बिजनेस निकालने लग जाते हैं। 2019 से पहले इतना ज्यादा आपके बैग में या हम लोगों के बैग में, मास्क तो छोड़ ही दो, मैंने तो पता नहीं कभी कहीं लगाया भी होगा, शायद से कि नहीं लगाया होगा, सैनिटाइजर वगैरह भी हम लोग इतना ध्यान देते थे क्या? हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे श्रेया, तो लंच ब्रेक जब होता था, हाथ धोते थे, तो ये सैनिटाइजर, ये सोप और ये मास्क, ये सब पड़ा रहता था हमारे बैग में क्या? बिल्कुल नहीं। अब आप में तो कोई ज्यादा अंग्रेजन ना बने मेरे सामने, हाँ हमारे बैग में तो होता था, ठीक है। बट क्लाइमेट हैज बीन केप्ट आउट ऑफ फॉर्मल कार्बन मार्केट, सॉरी, बट एग्रीकल्चर हैज बीन केप्ट आउट ऑफ द फॉर्मल कार्बन मार्केट। यानी कि जो एग्रीकल्चर है ना, इसके मुद्दे को बाहर रखा गया है कि ये कार्बन एमिशन कितना करता है या कितना एब्जॉर्ब करता है। देखो, एग्रीकल्चर की वजह से भी कार्बन एमिशन हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल, ज्यादा हमें कहीं दूर जाना ही नहीं है। हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टबल बर्निंग हो रही है, पराली जलाना, ये क्या कार्बन एमिशन नहीं कंडक्ट कर रहा? बताना जरा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब यहां पर अगर हमें उनकी दिक्कत को दूर करना है, मेरी बात ध्यान से समझना है, इसके बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकल सकती है सेकंड लाइन की। देखो, एग्रीकल्चर की वजह से मान लो कि इनडायरेक्टली कार्बन एमिशन हो रहा है। अब उनके पास स्टबल को ठिकाना लगाने की कोई आसार नहीं, तो वो जला देते हैं। यहां पर सरकार ये नहीं सोच रही कि अगर वो 100 करोड़ रुपए कुछ ऐसे मशीन्स पर या हार्वेस्टर्स पर खर्च कर भी देंगे कुणाल, कि जिसकी वजह से पराली का धुआं ना जले और वो जो लेफ्ट ओवर जो रेसिड्यू बच गया है, जो स्ट्रॉ बच गया है, उसको किसान अच्छे से ठिकाना लगा सकें, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम में तो उसका पैसा बचेगा ना। लेकिन वो पराली के धुएं को जलाकर वो क्या कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट की, जो जलवायु की जो वो लंका लगा रहे हैं, इसकी वजह से तो जो इकोनॉमी पे बर्डन आज नहीं दिख रहा कि आज ये धुआं ही तो उड़ रहा है। शाम को 6:30 बजे जलाया था, सुबह तक पूरा का पूरा बुझ गया। लोगों को तो सिर्फ ये धुआं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कितना कॉस्टली हो सकता है इकोनॉमी के लिए। तभी तो मैं बोल रहा हूं श्रेया, ये उसी से तो कनेक्टेड है, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, जो कि हमने कल पढ़ा था। कि याद है हमने क्या पढ़ा था? एक चीज की डेवलपमेंट को हम त्याग रहे हैं क्योंकि वो चीज लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। अब यहां पर तारीफ हो रही है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो करते हैं हिमालयन स्टेट्स के जो फार्मर हैं, वो बहुत अच्छे से करते हैं कि उनकी खेती बाड़ी करने की वजह से आज तक पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंची, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो उनको कंपनसेशन तो दो, तो उनको इंसेंटिवाइज तो करो कि वो इस चीज को कंटिन्यू करे। क्योंकि जब उनको लगेगा हमारे आसपास वाले सारे के सारे लोग डेवलपमेंट पकड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना पकड़े। एक लास्ट एग्जांपल और, हरनीत, मान लो कि हमारा एक पार्क है, ठीक है, आशमा राम मंदिर जितना बड़ा पार्क हमारा है, ठीक है, वो हमारी प्रॉपर्टी है मान लो, ठीक है। अब क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं आशमा कि यार सारे के सारे जनकपुरी के, दिल्ली के लोग ने अपने पुराने घर तोड़वाकर कोठियां बनवा ली, किराए पे घर चढ़वा लिए महंगे महंगे इलाकों में, और एक एक फ्लोर का किराया 36,000 हजार रुपए, 40,000 हजार रुपए आ रहा है। पार्क लेकिन हमारा है, और हम लोग अभी तक एक छोटा सा घर बना के पुराने जमाने का, जैसे हमारे दादा दादी परनाना परनानी छोड़कर गए थे, वो वैसे ही हम उस घर में रह रहे हैं, ठीक है। और हमने देखा आसपास डेवलपमेंट होती चली जा रही है। हमारे एरिया की आशमा सिर्फ अच्छी बात एक ये थी हरनीत, कि हमारे पार्क की वजह से आसपास का पूरा जो वातावरण था वो बहुत स्वच्छ था, लोगों को फ्रेश एयर मिलती थी, लोग वहां पर हेल्दी थे, और गर्मी होने के बावजूद भी शाम को पार्क में उसके आसपास वो बैठ के ठंडक फील करते थे, बच्चे खेलते थे, एंटरटेनमेंट वगैरह हो जाता था, और फ्रेश एयर लेने सब लोग चले आते थे। अब हमें क्या हुआ
हम पीछे क्या कहते हैं होते चले जा रहे हैं, चीजें हरनीत महंगी होती चली गई। तो आपने मुझे ये सजेशन दिया हरनीत कि दीपांग, हमारे लिए किसने आके क्या कर दिया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये साले इतने बड़े बड़े जो कोठियां बना बनाकर जो एंजॉय कर रहे हैं, हम तो ये पूरा का पूरा जितनी सोसाइटी उतना बड़ा तो हमारी प्रॉपर्टी है, क्यों ना हम इस पूरे की एक नई सोसाइटी, एक नई ब्लॉक बनाते हैं, अपने पार्क का डेवलपमेंट करवा देते हैं। तो श्रेया, मैंने क्या करा, हरनीत के साथ मिलकर, हरनीत के सजेशन को अडॉप्ट करके मैंने पूरे के पूरे पार्क की लंका लगा के वहां पर सोसाइटी और बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अब मेरे पास किराया महीने का 10 करोड़ रुपए आ रहा है और मैं और हरनीत रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं दिल्ली के। महीने का इतना किराया आ रहा है। लेकिन अब जो हमारी हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता था ना पार्क, और जो आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि हमें इंसेंटिवाइज नहीं करा गया था, तो अब सबकी लंका लग गई एक साथ। वो किसी ने रिकॉग्नाइज करा होता कि लोग पार्क को मेंटेन कर रहे हैं, खुद की कोठियां बनाकर महंगे महंगे शौक नहीं पाल रहे हैं, एटलीस्ट हमें फायदा दे रहे हैं पार्क से, इन्हीं की तो प्रॉपर्टी है। लोगों ने नहीं माना, हमने बना ली प्रॉपर्टी वहां पे। हमने कहा वक्त और जमाने के साथ साथ हमें भी तो करोड़पति बनना है। हो गया। समझ में आया अब श्रेया अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ूं मैं मिसबा। ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबली जो सर्विसेज एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, अब वो पॉलिसी अटेंशन के दायरे में आने लगे हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके, पॉलिसी मेकर्स इस पर ध्यान देने लगे हैं। लेकिन अब ये पॉलिसी मेकर्स या पॉलिसी अटेंशन वाली बात अब ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही है, एक कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं रही है, एक रीजन तक सीमित नहीं रही है। अब ये चीज संयुक्त राष्ट्र की टेबल पर, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में डिस्कस होने लगी है। अब जब भी कोई चीज ग्लोबली एक किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तरों में, अब आप कहोगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सर जी क्या होता है, जैसे आसियान है, सार्क है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन है, ये सारे के सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। अब वहां पे जब टेबलों पे बैठ के इन सारे मुद्दों के बारे में चर्चा होने लगती है, तो उन कमरों में जब चर्चाएं होती हैं तो वहां से कुछ एग्रीमेंट्स निकल कर आते हैं, जिसमें वो एग्रीमेंट के प्रस्ताव देश भर की सारी कंट्रीज के सामने रखे जाते हैं कि आप लोग आओ और इस बात को सीरियसली लो, क्योंकि हर कोई अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकरता चला गया तो पर्यावरण की तो लंका लग जानी है। तो इसके लिए अलग अलग मुद्दों के लिए बड़ी सारी कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स और ये सब आते हैं। कोई कुछ बोल रहा है आप में से? मिसबा सर आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? आई वॉज आस्किंग क्वेश्चन। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हमेशा जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, पहली बात है। आप मिसबा, हमें भी ये रूल पता है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग कोई ध्यान दे रहे हैं और ऑर्गेनिक कल्चर को जैसे लोग वापस ले आए हैं, तो वो भी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है। ट्रेडिशनल वे को मॉडर्निटी के साथ कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक फार्मिंग भी तो करी जा सकती है मिसबा, नहीं? तरीका तो वही रहेगा। देखो, हर एक चीज, एग्रीकल्चर अपने आप में ही मिसबा एक जो वर्ड है वो ट्रेडिशनल है। वैसे तो कहने को जो मर्जी कह लो कि हार्वेस्टर, ट्रॉलर्स और वो करके इंसानों को, लेकिन ये तो पता ही था ना कि खेत को कैसे जोतना है, फसलों को कैसे काटना है। श्रेया नहीं, उसके लिए अब चाहे चीजें नई नई जितनी मर्जी ले आओ। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर अगर मिसबा ने वाली बात छेड़ी है ड्रोन्स के बारे में, जब हम लिखेंगे मीन्स ओरिएंटेड, तो मैं आशमा शायद से आपको बताया भी था पहले भी, और हमने जब एक बारी करंट अफेयर पढ़े थे, आशमा आपको याद होगा, हमने अरावलीज के बारे में बात करी थी, और वहां पर हमने ये बात करी थी कि हरियाणा के जो किसान हैं, कुछ कुछ किसान जो अमीर हैं, वो ड्रोन्स की मदद से सीड्स का छिड़काव कर रहे थे अपनी फील्ड पर, याद है ना? और ड्रोन्स की मदद से श्रेया निगरानी भी रखते हैं, और श्रेया ड्रोन्स की मदद से मयूर पानी भी छिड़क लेते हैं खेतों पे। मतलब ये बड़े वाले ड्रोन्स होते हैं। वैसे आप अपनी नजरों में वो लेकर मत आओ जो आपने यूट्यूब पे देखे हैं जो पिक्चर बनाने के लिए। हाँ, बहुत ड्रोन। अब देखो, पता है ड्रोन तो कैसे भी हो श्रेया, हिंदुस्तान का आदमी तो अब भी आप जानते हो जुगाड़ू तो होता ही है। वो पता चला कुछ नीचे टंकी लगा ले, कुछ लगा ले, 4 ड्रोन मिलकर एक साथ उड़ा रहा है वो, है ना? वो आते नहीं है वो जुगाड़ करने वाली जो वीडियोस आती हैं, हर नहीं देखी होगी आपने, वो फेवी स्टिक पर उसने अमूल का बटर लगा लिया आगे। तो हिंदुस्तान का आदमी तो कुछ भी कर सकता है किसी भी चीज के साथ। तो इन 2010 द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
ये होती है ना कॉप समिट, आपने सुना होगा ये COP, हर एक साल COP 21, COP 25, COP 27, है ना। तो यहां पर जो 2010 की जो मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, इसके अंदर एक कन्वेंशन आया। हम डोंट वरी, अब आपको ये कन्वेंशन क्या है, कहाँ जानेंगे हम इसके बारे में, कन्वेंशन के बारे में, और कौन सी कन्वेंशन किस जगह पर डिस्कस होनी चाहिए, डेडिकेटेड चैप्टर्स में सारी कन्वेंशन आपको मिल जाएगी, और कन्वेंशन का एक अलग से भी चैप्टर है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जब बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर देखेंगे तो उसके अंदर ये कन्वेंशन को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। लेकिन एक बार के लिए इसका टीजर देख लेते हैं जरा, यहाँ पर ये कन्वेंशन थी किस बारे में। कन्वेंशन का नाम सबसे पहले कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये कहां हुई थी कन्वेंशन, नगोया। वेयर इज नगोया, एनीवन? किसी को आइडिया नगोया कहां है? क्या लिखा है ये? ठीक है, यहां पर एक चीज एक्सेप्ट करी गई, एनवायरमेंटल गुड्स जो हैं वो नेशनल अकाउंट्स के पार्ट हैं, यानी कि उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है वो, क्योंकि इकोलॉजिकल सर्विसेज देते हैं। तो हमें इन्वायरमेंटल गुड्स को बर्बाद नहीं करना है। और ये जापान में उस टाइम पर बड़ी सारी चीजें एक साथ चली थी। आशमा याद करो ये नगोया में क्यों हुई होगी, याद करो, क्योटो प्रोटोकॉल भी यहीं पर आया था, फिर UNFCCC का कंसेप्ट भी यहीं पर आया था। अब याद आया, सारी चीजें जापान के साथ एसोसिएटेड क्यों दिख रही हैं आपको 2010 के डिकेड में, है ना। एंड डोंट वरी श्रेया हरनी कि आप बोलोगे सर ये क्या नाम लेते जा रहे हो, क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC, सब डिस्कस होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उन लोगों की क्लास में, उन लोगों के 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस थी, इसलिए उन लोगों को पता है, कोई बात नहीं, आप भी सीख लोगे। क्योटो प्रोटोकॉल और UNFCCC बोला मैंने, इसकी फुल फॉर्म होती है श्रेया हरनीत, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल एक अलग ही चीज है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है कुणाल, लेकिन UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, इसमें एक्सेप्ट ये करा गया कि जो इन्वायरमेंटल गुड्स हैं, पर्यावरण से जितनी भी हमें चीजें मिलती हैं, उसको हमें बिल्कुल एक देश को नेशनल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में लेना ही चाहिए। मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जब हम जोड़ रहे हैं GDP को, जब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के पास इतने रिसोर्सेज है जिसकी फलानी फलानी मॉनेटरी वैल्यू है, तो भाई वो मॉनेटरी वैल्यू की वर्थ है इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज। हाँ, कि पैसे की तरह उसको बस मतलब संभाल के चलो, क्योंकि अगर इसको खराब करके अगर यहां से पैसा निकालने की सोची भी तो कुदरत अपने फिर रुद्र रूप में आ जाएगी। ओके, उसके बाद ये जो हमने PES का कंसेप्ट पढ़ा था, क्या था PES? पेमेंट फॉर इकोलॉजिकल इकोसिस्टम। कौन सी, ये वाली जो अच्छा, ये कन्वेंशन आता है कुणाल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, मतलब एक एग्रीमेंट था जापान में हुआ। इसमें ये बोला गया जो एनवायरमेंटल गुड्स मतलब कुणाल जो हमें पर्यावरण से, कुदरत से जो चीजें मिलती है ना, उसकी भी कोई ना कोई पैसों के टर्म्स में वैल्यू है। सरकार बस अंधी पड़ी हुई है कि उनकी कीमत को समझ नहीं पा रही है, तो उन्हें बर्बाद करती रहती है अंधाधुंध। कल पढ़ा था ना हमने, उनकी मॉनेटरी वैल्यू है। जो भी हमें पर्यावरण इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बस हम क्या है कि उसके लिए अपनी अप्रोच, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यही पढ़ा था ना श्रेया कल हमने, पूरे की पूरी डिस्कशन जो करी कितनी भी देर की हमने। ओके कुणाल, अब समझ में आया? तो जब भी एक देश की ग्रोथ को, एक GDP को, उसकी इनकम को जब जोड़ा जा रहा है ना, तो इन इन्वायरमेंटल गुड्स को भी नेशनल अकाउंट्स में जोड़ा जाए, माना जाए कि ये भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए अहम है। अब ब्राजील को क्या अंदाजा था क्या कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो हालांकि उनकी टेरिटरी में 95% एरिया में जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट आते हैं, जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, कि ये कितने बहुमूल्य हैं, कितने कीमती हैं। जब वो काटना स्टार्ट हुआ
तो सारी की सारी कंट्रीज आ गई। मैंने बताया था ना हरनीत के, लो जी हमसे मिलियंस ऑफ डॉलर ले लो, हमसे ये ले लो, हमसे वो ले लो, मत काटो लेकिन इनको। वही चीज है ना कि कभी कभार क्षमता आपको आपकी नहीं पता है कि आप में कितनी ताकत है, हो सकता है कोई और देख ले और उसको रियलाइज करवाए। तो ये जो पेमेंट फॉर इकोलॉजिकल सर्विसेज है, इट इज फास्ट टर्निंग इनटू अ मोड ऑफ कंजर्वेशन, इवन दो हिंदुस्तान में ये चीज ज्यादा प्रचलित नहीं है, फेमस नहीं है। एट प्रेजेंट जो इकोलॉजिकल सर्विसेज पेमेंट स्कीम्स हैं वो किस किस चीजों को कवर करती हैं? अच्छा याद रखना, कंफ्यूज मत होना, हर चीज हिंदुस्तान से जुड़ने की जरूरत नहीं है, टॉपिक को ही देख लो, ग्लोबल सिनेरियो, ठीक है? ये चीज मुझे शुरू में बोल देनी चाहिए थी वैसे आपको कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ना इस टॉपिक को, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। अब एक बात बताओ, जो ये जो पेमेंट फॉर इकोलॉजिकल सर्विसेज का ये जो कंसेप्ट है हिंदुस्तान में लागू नहीं होता, जबकि फाइनेंस कमीशन ने बोला भी, लेकिन क्या भले ही नाम ये नहीं होगा लेकिन इस प्रकार का जो कंसेप्ट है क्या दुनिया के किसी भी कोने में फॉलो नहीं होता होगा? क्या कोई कंट्री जिस पे ध्यान नहीं देती होगी क्या? है ना, देती है ना, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन। एट प्रेजेंट जो इकोलॉजिकल सर्विसेज पेमेंट स्कीम्स हैं वो किस किस टॉपिक को कवर करती है? मतलब अगर आपने जंगलों को संभाल कर रखा है और उनसे जो हम फायदे पढ़ने जा रहे हैं अगर वो होते हैं तो आपको उसके लिए पेमेंट मिलेगी। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, कार्बन स्टोरेज, वाटरशेड डेवलपमेंट, इन सब चीजों की प्रोटेक्शन, नॉन डोमेस्टिक बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। ये सब चीजें अगर कोई भी कंट्री सुनिश्चित कर रही है तो उस कंट्री को कंपनसेट करा जाएगा ग्लोबल लेवल पर। बाकी कंट्रीज मदद करेगी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड देंगे कि लो तुम्हें डेवलपमेंट करनी है ना, तुम जंगलों को काट के इतनी ही डेवलपमेंट कर सकते थे ना, इतना ही पैसा कमा सकते थे ना सालाना, ये सालाना पैसा हमसे ले लो, लेकिन प्लीज लंग्स ऑफ द अर्थ को या कुछ भी जंगलों, लंग्स ऑफ द अर्थ मतलब मैं अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन और बाकी जंगलों को या बाकी फॉरेस्ट कवर को कुछ भी मत करो डेवलपमेंट लाने के लिए, तुम्हें पैसा चाहिए हमसे बोलो। क्योंकि कंट्रीज ये चीज रियलाइज कर रही हैं श्रेया कि अगर वो पैसा यहां से आश्रम गया ना, मतलब ये जंगल यहां से गए ना, तो वो पैसे शॉर्ट टर्म में तो दिखेंगे कि कंट्री की ग्रोथ वगैरह डेवलपमेंट बहुत हो रही है। अब जैसे हम लोगों का एक सपना है कि हमारा बहुत बड़ा बंगला हो, ये हो वो, ये सारे के सारे हिंदुस्तान की आबादी के ये ड्रीम्स अगर फुलफिल हो जाएं, एक सिंगल पेड़ पौधा भी हिंदुस्तान की जमीन पर बचेगा क्या, कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कंट्री एंड द भसड़ ऑफ द पॉपुलेशन? बताओ, बचेगा? तो डेवलपमेंट तो सबके पास आ जाएगी, कोठियां तो सब बना लेंगे, और ऐसा पूरे वर्ल्ड में हो जाए मान लो, तो क्या अल्टीमेटली वर्ल्ड सरवाइव कर सकेगा हरनीत बिना खेती बाड़ी के, बिना फॉरेस्ट कवर के? बजा लो घंटा डेवलपमेंट का। ये चीज समझ में आई सबको? अब हम एक चीज पढ़ते हैं, अमेजन फंड। आपको पता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को सेव करने के लिए सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मुशक्कत और मेहनत में लगी हुई है। ब्राजील को क्योंकि इतनी रियलाइजमेंट नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज को ज्यादा रियलाइजमेंट है। एंड अमेजन रेन फॉरेस्ट मैंने आपको दिखाए थे, लंग्स ऑफ द अर्थ, याद है ना ये? ठीक है, आशमा ये नदी भी याद होगी आपको, है ना? बहुत अच्छे से, है ना? मिएंडरिंग रिवर। ये अमेजन रेन फॉरेस्ट, दीज आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ। तो अब ना अमेजन फॉरेस्ट को हानि ना पहुंचे, उन जंगलों को काटा ना जाए ब्राजीलियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये देखो भाई साहब, कौन कौन जो है वो चाहता है कि ये बर्बाद ना हो, ठीक है? देयर इज $1 बिलियन अमेजन फंड विच इज फंडेड बाय नॉर्वे, जो कि एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है,
एंड जर्मनी। ये किसकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब ये ब्राजील की। एंड बिलियन डॉलर फंड क्यों है? क्योंकि हो सकता है ना चले कि ब्राजील ये क्लेम कर रहा हो कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर जो है अमाउंट रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर हम अमेजन रेन फॉरेस्ट को काट डालें तो ये चीज कैलकुलेट करी गई आशमा के नॉर्वे और जर्मनी के द्वारा और भी कंट्रीज के द्वारा कि लो तुम इतने ही करोड़ों अरबों रुपए जनरेट कर पाओगे ना एक साल के अंदर, ये तुम हमसे ले लिया करो, उसको कुछ मत करो। ओके। जैसे जैसे मान लो कि कोई चीज एक बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद है आपको। अब रोज बात ये चल रही है कि आप मतलब आपके घर में वो चीज रखी हुई है, आपको पसंद है, आपके कमरे के अंदर कोई भी टॉय है, स्टफ टॉय है, कुछ भी है वो चीज रखी हुई चीज, और आपकी मम्मी या आपके पापा पीछे पड़ जाते हैं कि इसको फेंक, ये कमरे का स्पेस जो है इसकी वजह से ज्यादा ऑक्यूपाइड है, इसको हटाओ यहाँ से, वो हटाओ। लेकिन आपको उस चीज से प्यार है, तो आप कह रहे हो कोई बात नहीं, मैं संभाल के रख लूंगी, अपनी टेबल पे रख लूंगी, हट लूंगी, वो रख लूंगी, इसको हटाना नहीं है लेकिन कैसे भी करके। तो आप उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो गई हो चीज, चाहे कितनी भी कैसी भी दिखने लगी हो, वो फट गई हो, टुकड़े टुकड़े हो गए हो उसके, लेकिन आप उसको फेंकने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको उसकी वर्थ दिखती है। हो सकता है किसी आपके निब्बे निब्बी ने दिया हो आपको। तो जो अमेजन फंड है ये एक रेड प्लस मैकेनिज्म है जिसको क्रिएट करा गया था डोनेशंस को रेज करने के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन दिस फंड इन एफर्ट टू प्रिवेंट, मॉनिटर एंड कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन, ताकि ब्राजीलियन सरकार ये ना करे, एज वेल एज सस्टेनेबल यूज हो ब्राजीलियन अमेजन का या अमेजन रेन फॉरेस्ट का। अब हमारे सामने एक टर्म आया रेड प्लस मैकेनिज्म, इसको 2 मिनट के बाद देखते हैं, लेकिन आप बस अभी के लिए इतना समझ जाओ इस वाली लाइन से। अभी बताता हूं ये रेड और रेड प्लस में डिफरेंस क्या होता है और ये मैकेनिज्म क्या होता है, अभी दिखाता हूं। अमेजन फंड लेकिन बेसिकली इसलिए क्रिएट करा गया था कि पैसे को जोड़ा जा सके, कुछ सारी कंट्रीज मिलकर पैसे को पूल करें, इन्वेस्ट करें, कि ब्राजील अगर इन जंगलों को काट देगा तो कितनी डेवलपमेंट जनरेट कर सकता है सालाना, उतना सालाना पैसा ये कंट्रीज ब्राजील को देने के लिए तैयार है, बस ब्राजील कैसे भी करके अमेजन रेन फॉरेस्ट को हाथ ना लगाए। ब्राजील बहुत चालाक निकला। आजमा क्या करता है ब्राजील के पैसे भी ले लेता है, और खबरें ये आती है कि बाकी सारी कंट्रीज नर्वस हो जाती है कि फिर ये कटाई वगैरह भी शुरू करवा देता है जंगलों की। जो अमेजन फंड है इसको मैनेज करा जाता है ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। देख रहे हो चालाकी श्रेया, कि पैसा जो आ रहा है वो ब्राजीलियन बैंक ही देखता है कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है मतलब फ्री के पैसे में भी मयूर देख रहे हो कितना लालच। उसके बाद ब्राजीलियन गवर्नमेंट वांट्स टू ऑल्टर द गवर्नेंस मॉडल फॉर द अमेजन फंड। वो ये चाहते हैं, अभी भी इनको ना भिखमंगापन महसूस होता है, कम है ये वाला फंड, रोते रहते हैं, एंड दे वांट टू एक्सप्लॉइट फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड यूज फॉरेस्ट लैंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने अभी बोला ना श्रेया कि उसके बाद भी फंड मिलने के बाद भी जंगलों की लंका लगाते रहते हैं। और नॉर्वे और जर्मनी कहते हैं भाई साहब अब क्या चड्डी उतारोगे क्या, इतना भी काफी नहीं है। फंड देख रहे हो, बिलियन डॉलर का फंड है, बिलियन डॉलर। मयूर जरा इनको बताना आजकल हमारे लिए डॉलर और बिलियन डॉलर क्या है है ना। हाँ, ये कुणाल ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि नॉर्वे और जर्मनी ही ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, तो इसके लिए एक बार के लिए हम यहां चलते हैं। अच्छा ये फोटो है ना, वो ये देखते हैं नॉर्वे और जर्मनी, उनके देश में उनको कुछ रिसोर्सेज की कुणाल जरूरत है। ये जंगल अगर इंटैक्ट रहेंगे तो रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में हमें बार 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 हर बार मिलते रहेंगे। एग्री करते हो? अब वो रिसोर्सेज को जर्मनी नॉर्वे खरीद लेंगे जिससे उनकी पूर्ति हो जाएगी, XYZ किसी भी काम के लिए उनको वो रिसोर्सेज चाहिए।
लेकिन वो रिसोर्सेज की पूर्ति लंबे समय के लिए जर्मनी और नॉर्वे टारगेट करते हैं, लेकिन वो तभी तो मिल पाएंगे जब ये जंगल इंटैक्ट रहेंगे। यानी कि श्रेया, उनकी रिसोर्सेज की पूर्ति तभी हो पाएगी, वो नीड तभी फुलफिल हो पाएगी जब इनका अस्तित्व कायम रहेगा। ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं जंगल, जब यही नहीं रहेंगे तो उनकी डेवलपमेंट इंश्योर नहीं हो पाएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने शिवाजी द बॉस देखी है? देखिए, सबने देखी है? श्रेया देखिए शिवाजी द बॉस। जो शिवाजी द बॉस मूवी में जब वो फाउंडेशन अपनी यूनिवर्सिटी का ले डाउन कर देता है, उसके बाद उसको सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि कोई लोग पैसा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। अब जब वो कुणाल इतना पैसा लगा चुका होता है तो वो फिर रिश्वत खिलाने को तैयार भी हो जाता है कि हाँ, जो जितना मांग रहा है दे दो भाई, उसे काम नहीं रुकना चाहिए। अब नॉर्वे और जर्मनी के बड़े सारे हो सकता है ना, हरनीत के बड़े सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल तभी तो रहेंगे अगर जो रिसोर्सेज यहां से मिल रहे हैं वो उनको मिलते रहेंगे। जब यही नहीं मिलेंगे तो फिर उसका होगा क्या? एक रिलेशनशिप हरनीत किस बुनियाद पे चलता है कि तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना, हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? यही चीज तो सेटिस्फेक्शन देती है ना रोज रात को सोते हुए कि एक परमानेंट कंधा है, और जिस दिन वो कंधा छिन जाए तो, है ना? देखो सब बोल पड़े श्रेया, देखो आशिक सारे के सारे भरे पड़े हैं। मान लो श्रेया जो ये इसमें एग्जांपल दे रहा है कार्बन ट्रेडिंग का, तो कार्बन सिंक ट्रेडिंग का, उसके क्रेडिट पॉइंट्स का, आपके पास किसी चीज़ के कूपन है 50-50 पॉइंट्स के, आप उसके बाद KFC या मैकडी या कहीं पर भी गए, डोमिनोज गए, और आपने एक साथ रिडीम करवा लिया उसको 10 कूपन 50-50 पॉइंट्स के, यानी कि 500 रुपये तक का आप पिज़्ज़ा खा सकते हो। ठीक है? वो आएगा अभी इसमें, अभी आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस होगा डिटेल में इसके बारे में। ये चीज़ समझ में आई? लेकिन मुझे सब लोग बताओ, कुणाल अभी डाउट क्लियर हुआ? तो नॉर्वे एंड जर्मनी इंटरेस्टेड पार्टीज इसलिए हैं, डेफिनेटली उनको अमेजन फॉरेस्ट से जो रिसोर्सेज की जो प्राप्ति हो रही होगी उससे कुछ ना कुछ उनके डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में लंबे समय तक फायदा हो रहा होगा। एंड जैसा कि मैंने प्यार वाला एग्जांपल दिया, यार लंबे समय तक कोई भी चीज हम किसी के ऊपर भी निर्भर और डिपेंडेंट इसलिए ही रहते हैं क्योंकि, या फिर हम किसी भी चीज को स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। भाई आशमा, शादी कभी भी ऐसे होती है क्या कि हम देखेंगे एक बार साथ रह के सही लगे तो ठीक है, वरना एक साल के अंदर पहले एनिवर्सरी से पहले अलग हो जाएंगे? तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, आजकल तो आशमा कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी मतलब समझ गए ना? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां देखो, इधर आ जाओ। यहां देखो आप लोग, ये है रेड प्लस इनिशिएटिव। ओके, कुछ बातें जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, फुल फॉर्म, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये जितने इनिशियल लेटर्स मैंने मार्क करें, ये है रेड। ये एक मैकेनिज्म है जिसको UNFCCC ने डेवलप करा था, इसलिए अभी मैंने इसका नाम ले दिया था थोड़ी देर पहले। श्रेया पता लगा? देखो कुणाल, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2005 में। आगे देखते हैं। रेड प्लस डिसीजन जो हैं, जो 2005 में लिए गए थे, इनकी कंपाइलेशन कर दी गई साल 2013 में, और इसके लिए काइंड ऑफ एक रूल बुक बनाई गई कि कंट्रीज को क्या कैसे फॉलो करने हैं रूल्स, ताकि डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कम से कम हो। अब ये जो रेड की डेफिनेशन में जो प्लस है, ये जो प्लस है, ये लेआउट करता है इस चीज को कि जो वेरियस कंट्रीज हैं वो तीन चीजों को, तीन एक्टिविटीज को कैसे डिफाइन करती हैं। मतलब पहले ये सिर्फ डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन तक ही था लिमिटेड, लेकिन अब इसमें तीन चीजें और जोड़ दी गई। फॉरेस्ट कंजर्वेशन,
सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और इन्हेंसमेंट ऑफ फॉरेन फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, यानी कि इन्हेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का मतलब यह है ज्यादा से ज्यादा जो जंगल हैं, जंगल जो हैं ज्यादा से ज्यादा बढ़े ताकि वो उतने ही अच्छे से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर सकें। यही तो मतलब हुआ ना इसका मयूर श्रेया, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का, यानी कि उसको होल्ड करके रखना। इस कार्बन स्टॉक को अगर रिलीज कर देंगे श्रेया तो अच्छी बात है बुरी बात है? कार्बन को रिलीज कर देंगे अच्छी बात है पर्यावरण में, किसका स्टॉक रखना चाहिए? बुरी। आगे देखते हैं। इट एम्स टू अचीव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, मतलब हमें मिटिगेट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अवॉइड करना, मिटाना। और ये चीज कैसे हो जाएगी? हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन को इंसेंटिवाइज करेंगे। और अब आ जाओ इस टॉपिक पे जरा 1 मिनट के लिए। हाँ हाँ, आगे वाले उसमें डिस्कस होगा भी ये, अभी तो मैं सिर्फ जनरली ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ गूगल से। और ये इंसेंटिवाइजिंग वाली बात देखो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, ठीक है? क्यों ऐसा क्यों पूछा आपने? दिक्कत लग रही है इसमें? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ सुनने के लिए बोला है ऐसे, वरना मैं खुद ही नहीं बता देता। क्योंकि आगे ना बहुत डिटेल में डिस्कस है, या फिर वहां ना मजा किरकिरा हो जाएगा अगर यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा तो। ठीक है, इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। श्रेया घबराना नहीं है मेरे होते हुए किसी भी चीज़ के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि दीपांक तो ज़्यादा रैंक ले आएगा भाई मेरी रैंक छूट जाएगी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तो बहुत खुश हूँगा आपकी रैंक बन आ जाए, मेरी मेरी अगर उससे कम भी आ जाए तो। मैं भाई बता रहा हूँ, अरे ऐसे शर्मा रही है पता नहीं शादी के रिश्ते बोलते उसके बाद। ठीक है, इसमें 3 फेजेस होते हैं। एक रेडीनेस, यहाँ पर कंट्री को बेसिकली प्लान करना है, नेशनल स्ट्रैटेजीज बना ली, कंट्री शुड बी रेडी कि इन चीज़ों को वो कर सके, उसके लिए रेडी हो सके। रेडी जब हो जाएगी तो इंप्लीमेंट करना है उसके बाद, और उसके बाद रिजल्ट बेस्ड पेमेंट करनी है। ठीक है, रिजल्ट बेस्ड एक्शंस लेने हैं, पेमेंट करनी है। अगेन ये पेमेंट वाला जो एंगल है ना, आपको पेमेंट किस चीज की करनी है? यही पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस है। हर जगह वही चीज है, हर जगह वही चीज है। बस इसका इतना इतना काफी है। और एक ये चीज देख लो इसमें, ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्टेब्लिश करा गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 17 के द्वारा, ताकि UNFCCC को एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म पहुंचाया जा सके। और यही वो UNFCCC है जो कि करेंटली फाइनेंस कर रहा है रेड प्लस प्रोग्राम्स को। ब्राजील जो थी, इट वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसको पेमेंट फॉर इको सिस्टम सर्विसेज के तहत या रिजल्ट बेस्ड पेमेंट के तहत, कुछ भी कह लो, देखो मैंने बोला था ना कि PES के अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, इसके तहत इसे $96.5 मिलियन मिले। लेकिन फिर भी बताओ, क्या इसने वादे को निभाया अपने? ये तो फिर भी फंड भी ले लेता है और जंगल भी काट रहा है। यानी कि आशमा देख रहे हो, गद्दारपन देख रहे हो? सामने वाले से तो लॉयल्टी मांग ली पूरी पूरी, और खुद मजे कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।